हेलो दोस्तों, अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। इससे आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, खासकर बिहार बोर्ड में। इसमें जो हालांकि बेसिक चीज़ तो हम लोग ऐसे ही पहले जान चुके हैं 11th में, लेकिन 12 में जो मेनली क्वेश्चन इससे आपका आता है वो आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? जैसे पी ए बाई बी, तो इसका होता है फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, और पी ए यूनियन बी इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आपको देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। पी ए दे दिया 3/5, पी बी दे दिया 7/10, पी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी दे दिया 9/10, तो बोलेगा पी ए बाई बी क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, पी ए बाई बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। लेकिन यहाँ पर मेरे पास पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इस फार्मूला द्वारा निकालेंगे। इस फार्मूला में जैसे पी ए यूनियन बी क्या दिया हुआ है 9/10 इक्वल टू पी ए कितना दिया हुआ है 3/5 प्लस 7/10 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 3/5 प्लस 7/10 माइनस 9/10। एलसीएम ले लेंगे, 10 आया, 5 2 10, तो 6 प्लस 7 माइनस 9, यानी कि कितना हो गया 4/10 हो गया, 4/10 हो गया आपका, यानी कि 2/5 हो गया। तो आप वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। पी ए इंटरसेक्शन बी का 2/5 है और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा पी बी कितना है 7/10 है, तो आ जाएगा 2/5 इंटू 10/7। 5 से कटा 2 बार में तो कितना हो जाएगा 4/7। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, आपको दे देगा कोई 2 या 3 चीज़ दे देगा और पूछ देगा पी ए बाई बी, या कभी कभी पी ए बाई बी दे देगा, तो पी ए पी बी इस तरह से निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं एक इंडिपेंडेंट इवेंट। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट दे देता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा इंडिपेंडेंट इवेंट जो होता है वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी जब पी ए इंटू पी बी के बराबर रहे तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये क्या होता है? तो जब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 5 हो, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपको जैसे दिया जा सकता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू मान लीजिए 0 दे दिया, तो कौन सा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या इंडिपेंडेंट है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इंडिपेंडेंट वाले में पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में पी ए इंटरसेक्शन बी 0 के इक्वल होता है। इस पर जैसे क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा आपको जैसे पी ए दे दिया 0.3, पी बी दे दिया x, और पी ए यूनियन बी दे दिया है आपका 0.4, तो बोल देगा कि x का वैल्यू बताइए। और देखिए यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि ए और बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में मेरा पी ए यूनियन बी जो हम लोग निकालेंगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो देखिए पी ए यूनियन बी क्या है 0.4 है, पी ए कितना है 0.3 है, और पी बी कितना है x है, और ये क्या हो गया 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.4 माइनस 0.3 इक्वल टू x, यानी x का वैल्यू 0.1 हो गया आपका। इसी तरह सेम क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि ए और बी क्या है इंडिपेंडेंट है, अगर इंडिपेंडेंट है तो उस केस में पी ए इंटरसेक्शन बी आपका हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, यानी कि 0.3x हो जाएगा। तो अब इस केस में जब पी ए यूनियन बी हम लोग निकालेंगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये दिया हुआ 0.4, ये है 0.3 प्लस x माइनस 0.3x, तो ये हो जाएगा 0.4 माइनस 0.3 इक्वल टू x में से 0.3x जाएगा तो बचेगा 0.7x, इधर बचा 0.1, तो 0.1 इक्वल टू 0.7x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.1/0.7, यानी कि 1/7। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तीनों टॉपिक पे इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव आने का चांसेस रहता है कंडीशनल पर, इंडिपेंडेंट पे और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तीनों पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए आपको किस तरह से पूछेगा। जैसे क्वेश्चन पूछेगा आपको क्वेश्चन रहेगा वर्ड में लिखा हुआ, मैं शॉर्टकट में आपको समझा दे रहा हूँ, ध्यान से समझना है। कि जैसे दे दिया कि ए स्पीक ट्रूथ कितना 60%, यानी कि ए जो है सो 60% सच बोलता है,
और बी अगर 90% सच बोलता है तो दोनों के बीच में कंट्राडिक्ट कब होगा, यानी कि दोनों के बीच में विरोधाभास यानी कि लड़ाई झगड़ा कब हो सकता है ना। तो आप ध्यान रखिए कि अगर ए अगर 60% ट्रूथ बोल रहा है यानी कि 60/100 यानी 6/10 अगर सच बोल रहा है तो ये झूठ कितना बोलेगा, झूठ कितना बोलेगा 40%, यानी कि 1 - 6/10 यानी कि 4/10 क्या करेगा, झूठ बोलेगा। उसी तरह अगर हम लोग देखते हैं बी का, बी अगर मान लीजिए 90% सच बोल रहा है यानी 9/10 अगर सच बोल रहा है तो बी झूठ कितना बोलेगा, झूठ बोलेगा 1 - 9/10 यानी कि 1/10। दोनों के बीच में पूछा है कि कंट्राडिक्ट कब होगा, कंट्राडिक्ट तो कंट्राडिक्ट कब होता है, जब मान लीजिए ए सच बोला है और बी झूठ बोलेगा, ए सच बोलेगा बी झूठ बोलेगा, या बी सच बोल रहा है और ए झूठ बोलेगा, तभी दोनों के बीच में लड़ाई हो सकता है। तो ए सच बोल रहा है कितना है 6/10, बी झूठ बोलने का 1/10 प्लस बी सच बोलने का कितना है 9/10 और ए झूठ बोलने का कितना है 4/10। तो देखिए आपका हो गया ये 6/100 प्लस 36/100 यानी कि 42/100। इसको अगर परसेंटेज में हम लोग निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया 42% केस में दोनों के बीच में क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये आपका हो गया कि एसपी बोल देगा कि ए कितना सही बोल रहा है, बी कितना सही बोल रहा है, उसके अनुसार क्वेश्चन पूछ देगा। एक क्वेश्चन और आपका है प्रॉब्लम सॉल्विंग मैटर पे। इस पर क्या होता है कि जैसे बोल दिया है 2 या 3 लड़का है, ठीक है, बोल देगा कि ए जो है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी उसके पास है 1/2, बी को सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी 1/3, सी भी दे सकता है 2-3 दे सकता है। ठीक है, तो अगर बोल दिया कि ए 1/2 सॉल्व कर सकता है, बी का है जो प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो बोलेगा कि प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाने का प्रोबेबिलिटी क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि प्रॉब्लम सॉल्व होने का प्रोबेबिलिटी क्या है या एग्जैक्टली 1 के द्वारा सॉल्व होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ध्यान रखिएगा अगर प्रॉब्लम सॉल्व होने का प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो क्या काम कीजिएगा, लिखिएगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम नॉन सॉल्व्ड। ठीक है, तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन सॉल्व क्यों बोले। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि पी ए है 1/2, मतलब ए के द्वारा प्रोबेबिलिटी सॉल्व होने का क्या है 1/2, तो ए के द्वारा नहीं होने का कितना होगा 1 - 1/2 यानी कि 1/2। अच्छा, बी के द्वारा है 1/3, तो बी के द्वारा नहीं होने का कितना हो जाएगा, तो 1 - 1/3 यानी कि 2/3। तो यहाँ पर जब प्रॉब्लम सॉल्व का बोलेगा तो 1 - प्रॉब्लम नॉन सॉल्व वाला जो भी रहेगा ना, यानी कि पी ए, दोनों के द्वारा जो नहीं सॉल्व होने वाला है दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो गया आपका काम हो जाएगा। तो 1 - पी ए डैश मतलब कितना है 1/2 है, और पी बी डैश कितना है 2/3 है। तो ये दोनों कट गया तो क्या बचा 1 - 1/3 यानी कि ये भी हो जाएगा आपका 2/3 आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जब भी बोलेगा प्रॉब्लम सॉल्व होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो दोनों का पहले नहीं होने का निकाल लीजिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और उसको 1 में से माइनस कर दीजिएगा, आपका निकल के आ जाएगा कि प्रॉब्लम सॉल्व होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। लेकिन अगर पूछ दिया आपको कि किसी एक के द्वारा सॉल्व होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, किसी एक के द्वारा बोलेगा, तो ध्यान रखिए अगर किसी एक के द्वारा बोलेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, अगर ए मान लीजिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, इसका मतलब बी नहीं कर रहा है। ए अगर सॉल्व कर रहा है तो बी नहीं कर रहा है, तो बी नहीं करने का क्या है 2/3। अब प्लस अगर मान लीजिए बी कर रहा है तो कौन नहीं कर रहा है, ए नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पी ए के द्वारा सॉल्व होने का प्रोबेबिलिटी क्या है मेरा 1/2 है, तो 1/2 और बी के द्वारा नहीं होने का क्या है 2/3 प्लस बी के द्वारा होने का क्या है 1/3 और बी ए के द्वारा नहीं होने का क्या है 1/2, बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या यार 2/6 प्लस 1/6 यानी कि 3/6 मतलब 1/2 जो होगा सो एग्जैक्टली 1 के द्वारा सॉल्व होने का ये प्रोबेबिलिटी का चांसेस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक का हो गया। कितना हम लोग कर चुके हैं, कंडीशनल देख लिए, इंडिपेंडेंट देख लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देख लिए। ठीक है, स्पीक ट्रूथ पे इस पे क्वेश्चन आने का रहता है चांसेस, और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे रहता है। दो और टॉपिक इसमें है, जो एक पूछा जाता है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एक आपका पूछा जाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा ध्यान से बस 2 मिनट और देखिए, ध्यान से ये समझ में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले में क्या होता है, ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले में जैसे आपको दे देगा कि फाइंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ टेल। यहाँ पर क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ टेल का भी दे सकता है, नंबर ऑफ हेड का भी दे सकता है।
ध्यान में रखना है। इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, 2 कॉइन को टॉस करने पर भी दे सकता है, 3 कॉइन को टॉस करने पर भी दे सकता है। तो अगर मान लीजिए 2 कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो पहले सैंपल स्पेस निकालेंगे। 2 कॉइन को टॉस करने पर सैंपल स्पेस आता है आपका हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो इसमें नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस आया है वो कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ टेल का इसमें पूछा जा रहा है, तो नंबर ऑफ टेल हो सकता है कि 0 टेल हो जैसे यहाँ पर है, हो सकता है 1 टेल हो सकता है 2 टेल हो, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो x जो है यहाँ पर बताता है कि नंबर ऑफ टेल 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अगर मान लीजिए 0 टेल है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 0 टेल किस में है, केवल एच में है, यानी कि 1 है, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है, 4। तो 0 टेल वाले का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/4। 1 टेल वाले का प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए 1 टेल किस में है, HT और TH दूगो में है, यानी कि 2/4। तो ये हो गया 1/2 हो गया। अच्छा 2 टेल कितना में है, बस एक में है, तो 1/4 ये हो गया। तो अब यहाँ पर इसमें लिख दीजिए आप कि जब 0 टेल था, 0 टेल वाले का प्रोबेबिलिटी क्या आया है, मेरा 1/4 आया है। 1 टेल वाले का क्या आया है, तो 1/2 आया है। 2 टेल वाले का क्या है, 1/4 आया है। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसमें कभी कोई पूछ देगा आपको कि मीन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो मीन का फार्मूला होता है आपका समेशन ऑफ xi इंटू PI। मतलब यहाँ जो x और p का टेबल है उसको मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, बस वही मीन निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा, x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3, यानी कि 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/4। ये तो 0 हो गया, ये हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2, यानी कि 1। तो मीन मेरा इसका कितना निकल के आ गया, 1 आ गया है। अच्छा, इसमें पूछा जाएगा वेरिएंस। तो देखिए वेरिएंस का फॉर्मूला है समेशन xi का स्क्वायर इंटू PI। मतलब x वाले का स्क्वायर कीजिए, p और p वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस मीन का स्क्वायर, जो म्यू है क्या है, मीन का स्क्वायर कर दीजिए, बस आंसर आपका आ जाएगा वेरिएंस का। जैसे इसमें तो इसमें क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर इंटू P1 प्लस x2 का स्क्वायर इंटू P2 प्लस x3 का स्क्वायर इंटू P3 और माइनस में म्यू का स्क्वायर। तो x1 कितना है, 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 इंटू 1/4, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस x2 का स्क्वायर, x2 क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू 1/2, तो ये तो 1/2 ही हो जाएगा, प्लस x3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू P3 क्या है 1/4। अब माइनस में करेंगे म्यू स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो देखिए ये हो गया 1/2, 4 कट गया, प्लस 1 और माइनस 1, तो ये हो गया 1/2। तो आपका वेरिएंस आ गया 1/2। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस यानी अंडर रूट 1/2। तो ये मेरा हो गया वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 चीज़ पूछा जा सकता है, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे करते हैं, बस ये चीज़। ठीक है, तो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बस इतना ही चीज़ पूछा जाएगा। 2 कॉइन का भी दे सकता है, 3 कॉइन का भी दे सकता है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कंसेप्ट, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक जो जनरली मेरा पूछा जाता है, इसमें इंपॉर्टेंट में ये भी आता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका कुछ चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा, क्वेश्चन हम बना दिए हैं, बस केवल समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए एक कॉइन को जैसे हम टॉस किए, तो कॉइन को अगर हम टॉस किए हैं कॉइन को, तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है ना। तो हेड आने का चांसेस क्या है, तो 1/2, और हेड नहीं आने का चांसेस क्या है, तो वो भी 1/2, यानी कि टेल आने का क्या होगा 1/2। तो P बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और Q होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, यानी कि 1 माइनस P, यानी कि ये भी 1/2 हो गया। तो कॉइन के केस में P का वैल्यू भी 1/2 होता है और Q का वैल्यू भी 1/2 होता है। अगर डाइस रहा, डाइस के बारे में आप बात करेंगे, बोलेंगे कि नंबर 2 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/6, और नंबर 2 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी तो 5/6। तो उस केस में P हो जाएगा मेरा 1/6 और Q हो जाएगा 5/6, कब, डाइस के केस में। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन आपका कॉइन पे आता है, ध्यान रखना है कि P का वैल्यू 1/2 और Q का वैल्यू भी 1/2 होता है। अब देखिए इसमें म्यू जो होता है, म्यू होता है NP, यानी कि कितना नंबर ऑफ टॉस किया गया है। जैसे हम बोले कि 5 बार जो है कॉइन को टॉस किया गया था, n का वैल्यू 5 हो गया। ठीक है, P हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है और Q होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। तो मीन हमेशा याद रखिएगा, मीन का फॉर्मूला होता है NP, वेरिएंस का होता है NPQ, और स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमेशा क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस होता है। अच्छा, इसमें प्रोबेबिलिटी निकालने का एक फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी x = R,
आर जो कंडीशन आपको दिया रहेगा उस पर निकालना है, होता है NCR P का पावर R Q का पावर N माइनस R। आगे हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, NCR कैसे निकालते हैं, तो N फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R का फैक्टोरियल। जैसे 8C5 निकालना है तो 8 फैक्टोरियल बाय 5 का फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 5 यानी कि 3 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को कैसे तोड़ते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करते जाइए, एक एक घटाते जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 को फिर से तोड़ेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 से जो 5 का फैक्टोरियल है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, 8 7 जा क्या हो गया 56। इसी तरह 8C6 का हम लोग इसी तरह वैल्यू निकालेंगे, 28 आ जाएगा। 8C7 का 8 आ जाएगा, 8C8 का 1 आ जाएगा। आप निकालिएगा, निकाल सकते हैं आप इस वैल्यू को आराम से। अब जैसे एक क्वेश्चन है आपका कि इफ़ x फॉलो अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन इक्वल टू 4 एंड वेरिएंस इक्वल टू 2, और पूछ दिया कि प्रोबेबिलिटी निकालना है x जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हो तब। अब देखिए समझिए, मीन दिया हुआ है 4 यानी कि NP का वैल्यू 4 दिया हुआ है। NP हम लोग उधर देखे थे, मीन क्या था NP, तो NP का वैल्यू 4 दिया हुआ है और वेरिएंस का वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे NP क्यू बाय, अगर NP देखते हैं NP क्यू बाय NP तो क्या हो रहा है 2/4, यानी कि यहाँ से आप देखिए Q का वैल्यू 1/2 आ रहा है। अच्छा, P क्या होता है 1 माइनस Q, तो 1 माइनस 1/2 यानी कि P भी क्या आ गया 1/2। अच्छा, हम लोग देखे हैं कि मीन क्या है NP इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर अगर n को 1/2 यानी P का वैल्यू मेरा आया हुआ है 1/2, तो n को 1/2 से मल्टीप्लाई किए 4 आ गया, तो n का वैल्यू क्या आ गया 4 इंटू 2 8 आ गया। सिंपल, n का वैल्यू मेरा 8 आ गया है। अब जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए, तो क्या क्या हो सकता है, P 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 तक ही क्यों जाएंगे, क्योंकि n का वैल्यू मेरा 8 है, इसलिए P 8 तक जाएंगे। अब देखिए फॉर्मूला अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि PXR का फॉर्मूला था NCR PR Q का पावर N माइनस R, तो उसी फार्मूला पे इसको हम बैठाएंगे। देखिए R का वैल्यू क्या है 5 है, तो क्या हो जाएगा NCR, तो 8C, R का वैल्यू क्या है 5, 8C 5, P का पावर जो है 5 हो जाएगा। P कितना है मेरा 1/2, 1/2 का पावर 5, और Q का पावर N माइनस R यानी कि 8 माइनस 5 3। ठीक है, अब P6 के लिए निकालेंगे तो 8C6 आ जाएगा, NCR 8C6, और 1/2 का पावर होता है R, मतलब ये P का पावर R होता है, तो P क्या है 1/2, 1/2 का पावर 6 हो गया, और Q जो है Q का पावर होता है N माइनस R, तो Q क्या है 1/2 है, तो 1/2 का पावर 8 माइनस 6 2 हो गया। इसी तरह 8C7 हो गया, 1/2 का पावर 7 हो गया, 1/2 का पावर 1 हो गया, 8C8 हो गया, 1/2 का पावर 8 हो गया, 1/2 का पावर 0 हो गया। इस सब में अगर आप ध्यान देखिए तो देखिए 1/2 का पावर 8, 1/2 का पावर 8, 1/2 का पावर 8 सब में कॉमन आ रहा है, तो 1/2 का पावर 8 हम कॉमन ले लिए। 8C5 का वैल्यू अभी हम तुरंत निकाले थे 56 था। 8C6 का वैल्यू आप निकालिएगा 28 आ जाएगा यहाँ से। 8C7 का वैल्यू 8 आ जाएगा, और 8C8 का वैल्यू 1 आता है। यहाँ पर वैल्यू सारा पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 93/256। इस तरह से आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी क्वेश्चन बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा देर बाद कैलकुलस